नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो गया है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद की शुरुआत हो गई है। मालदीव की राजधानी माले में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को देश के विदेश मंत्रालय ने समन भेजा है। डीपी देश की तरफ से ये कदम तब उठाया गया है जब भारत ने भी नई दिल्ली में मौजूद मालदीव के राजदूत को तलब किया था। भारत की तरफ से किए गए राजनयिक एक्शन में कुछ ही घंटों के भीतर ही मालदीव में रिएक्शन देखने को मिला है। मालदीव में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उच्चायुक्त को मिले समन की जानकारी दी है। उच्चायोग ने ट्वीट किया, मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु महावर ने आज मालदीव के विदेश मंत्रालय के राजदूत डॉक्टर अली नसीर मोहम्मद के साथ एक पूर्व निर्धारित बैठक की है। इस बैठक में दोनों राजनयिकों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है। मुनु महावर ने नवंबर 2021 में मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त की जिम्मेदारी संभाली थी। दरअसल जनवरी में पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और वहां से कुछ तस्वीरें शेयर की गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि भारत मालदीव के विकल्प के तौर पर लक्षद्वीप को तैयार कर रहा है। इसे लेकर मालदीव के कुछ नेताओं की मिर्ची लग गई और उन्होंने भारत और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना शुरू कर दिया। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों में मालदीव के डिप्टी मंत्री भी शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक बयान को लेकर जारी विवाद के बीच भारत ने आज यानी कि 8 जनवरी 2024 को मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम शाहिब को तलब किया है। इसके बाद इब्राहिम शाहिब दिल्ली में विदेश मंत्रालय के दक्षिण ब्लॉक में पहुंचे। इस दौरान दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले मालदीव की सरकार ने रविवार को 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया था। इन मंत्रियों ने लक्षद्वीप यात्रा को लेकर पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी जुड़ चुके हैं। तो अजय, हम जानना चाहेंगे कि अपमानजनक टिप्पणी पीएम मोदी पर मालदीव के राजनेताओं की तरफ से की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? ये सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि विरोध किया मालदीव की इस बात का कि उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि प्रधानमंत्री पिछले दिनों जो लक्षद्वीप गए थे उनका सीधा सा कह रहा था कि मालदीव इस तरह की सुविधाएं, मालदीव जैसी सुविधाएं ये भारत कैसे देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर रही, जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री मालदीव की लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे, उन्होंने वहाँ कुछ विजुअल शेयर किए थे। तो विजुअल शेयर करने को लेकर मालदीव के कुछ राजनयिकों ने उन्होंने सीधा सा, कुछ वहाँ के युवा मंत्रियों ने एक विरोध बात की थी और सीधा सा उनका कहना था कि भारत जो है मालदीव जैसी सुविधाएं कैसे प्रदान कर गई। इस बात को लेकर काफी ट्रोल भी हुए थे और इसके उपलक्ष्य में दोनों भारत ने विरोध जो दर्ज कराया, उसके बाद उनको इस्तीफा तक देने की बात नौबत आ चुकी है। लेकिन अभी जो फिलहाल जानकारी आ रही, उन्हें 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। जी जी अजय, हम जानना चाहेंगे कि मालदीव की सरकार की तरफ से क्या कुछ इस वाकया पर कहना है। पिछले दिनों बातों को लेकर इस समय एक राजनीतिक बैठक हो रही, दोनों जगह के राजनयिक बैठक कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात निकल के आ रही कि मालदीव जो कि भारत से बहुत सारी मामलों में आधारित है, जैसे कि शिक्षा के मामलों में लेकर वहाँ के स्टूडेंट शिक्षा को लेकर भारत की बात करते हैं, स्वास्थ्य को लेकर भारत वो आते हैं। तो कहीं न कहीं मालदीव बहुत कुछ भारत से स्थापित और राजनीतिक जो उनकी बातें वो खराब न हो जाए, इसके मद्देनजर वो भारत से अच्छे संबंध चाहता है। इसको लेकर बैठक हो रही और जो भी युवा मंत्री थे वहाँ के, उनको सीधे निलंबित करने की बात कही। एक बड़ा एक्शन लिया मालदीव सरकार ने कि भारत से उसके संबंध अच्छे रहे। जी जैसा कि अजय, देश और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मालदीव में इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके बाद इन दोनों देशों के जो संबंध हैं उनमें क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? जी, आपको पता है आने वाले समय में इसलिए भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया कि कल को इस तरह की कोई घटनाएं ना हो सके। मालदीव को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि बस जो लक्षद्वीप ने कुछ विजुअल प्रधानमंत्री ने शेयर किए थे, उसको लेके सोशल मीडिया पे लेके उन्होंने शेयर किए थे, तो उसको लेके वहाँ के मालदीव के जो राजनयिक या ये कहे कि वहाँ के युवा मंत्रियों ने काफी एक विरोध भी जताया था। बस उनका सीधा सा ये कहना, उनको ये लगा कि मालदीव हो जाए लक्षद्वीप को भारत ट्रेंड कर रहा हो अपने पर्यटक के रूप में, तो इसको लेकर उन्होंने एक ट्रोल किया था। खास करके वो ट्रोल जो प्रधानमंत्री मोदी की बात आ गई थी, इसलिए एक बड़ा विरोध हुआ है। लेकिन हाँ,
मालदीव इससे सचेत हो गया, उसको ये पता है कि आने वाले समय में भारत से बहुत कुछ आधारित है, उसका निर्धारित भी है कि वो किस तरह से भारत को लेता। तो इसलिए उसने अपनी बात को रखते हुए सीधा सा ये कहा कि वहाँ के राजनयिकों को निलंबन दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही कि स्वास्थ्य, शिक्षा और एजुकेशन को लेकर बड़ी बात यह कि मालदीव जी तो भारत से इन सब चीजों पे बात करता रहा है। जी जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अजय बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात के बिल्किस बानो केस में दोषियों की जल्द रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला सम्मान की हकदार है, राज्य का इस तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है और इसे धोखाधड़ी वाला कृत्य करार दिया है। जस्टिस बेबी नागरथाना और उज्जवल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाया है और कहा है कि 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका वैध है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दोनों राज्यों यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले ले चुके हैं, ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं लगती है कि इसमें किसी तरह का दखल दिया जाए। बता दें कि अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिल्किस के दोषियों को जेल जाना होगा। आपको बता दें कि सभी 11 दोषियों को फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जेल भेजे जाने की अब तैयारियां तेज हो गई हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो के अपराधियों को जो राहत दी गई थी, गैर कानूनी राहत जो दी गई थी, उसके खिलाफ ऑर्डर दिया और उसको रद्द कर दिया। हम इसका स्वागत करते हैं। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता जहां अपराधी का धर्म देखा जाए या अपराध के शिकार का धर्म या मजहब देखा जाए या जाति देखी जाए। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सभी 11 दोषियों को फिर जेल जाना होगा। बिल्किस बानो केस में अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजय द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अजय, हम जानना चाहेंगे कि आखिर गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को रिहाई क्यों दी थी? अपने आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है गुजरात दंगों को लेके। जो सबसे बड़ी बात ये होती, गुजरात दंगों को लेके बिल्किस बानो जी केस की सुनवाई हो रही थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस केस में बिल्किस बानो के आरोप में जो 11 आरोपी बंद थे जेलों में, उनकी रिहाई के मुद्दे को लेकर बात हो रही थी। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी निकल के आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिहाइयों को रद्द कर दिया। उसका सीधा सा ये कहना है, जो गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस में जो रिहाई का आदेश दिया था उसे सरकार रद्द करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीधे उसको रद्द कर दिया। जो दो जजों की खंडपीठ ने इसे रद्द किया। सबसे बड़ी बात यह कि 2002 का ये मामला गुजरात दंगों के गोधरा कांड की जो बात कही जा रही है, उस कांड में ये सीधा सी बात हुई थी कि बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी और 7 सदस्यों की हत्या के बाद उस समय जो बिल्किस बानो 5 माह की गर्भवती भी थी, उनके साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। इस गैंगरेप में लगभग 11 लोग दोषी पाए गए थे और 11 को सीबीआई की विशेष अदालत ने 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। यही नहीं, उन लोगों ने मुंबई और गुजरात में भी लोअर और हाई कोर्ट दोनों में अपील की थी, लेकिन सजा वही बरकरार रखी गई। उनके रिहाई का कोई बात नहीं कही गई थी। उसमें उनको ये सजा उम्र कैद की बात कही गई थी, लेकिन 15 साल बाद 2022 में लगभग उनकी रिहाई की बात कही गई थी और जो गुजरात सरकार ने उनकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए थे, जिसको लेके
बिल्किस बानो आज सुप्रीम कोर्ट में थी और 8 अगस्त को क्योंकि सुनवाई हो रही थी और लगभग 11 दिन तक की सुनवाई के बाद 12 जी अगस्त को इन लोगों ने एक फैसला सुनाया जिसमें ये बात निकल के आई कि वो जो भी आरोपी हैं उनको रिहाई नहीं दी जाएगी और आज उसी पे फैसला था और वो पुनः जेल में भेजा जाएगा। जी जी। आज जानना चाहेंगे कि ये बेहद अहम मुद्दा था और इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना भी बेहद जरूरी था क्योंकि बिल्किस बानो की तरफ से याचिका दायर की गई थी। अब आगे की कार्रवाई किस आधार पर होगी और जो दोषी हैं जिन्हें अब जेल में फिर जाना होगा उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई होगी, कैसे तलब किया जाएगा? जी, जैसे आपको बता अभी 2024 का रण एक तरह से शुरू हो चुका है तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल के भी आएंगे कि कार्रवाई की बात जो कही जा रही थी कहीं न कहीं सरकार को भी घेरने की कोशिश होगी, लेकिन यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट का मामला बिल्किस बानो ने सीधे सी इसमें एक आरोप लगाया था कि रिहाई कर दी गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि जो भी महिला है उसे सम्मान मिलना चाहिए और वो सम्मान के हकदार है, वो बिल्किस बानो को लेके कहा गया था सीधी सबसे बड़ी बात। लेकिन जो बिल्किस बानो सम्मान के अधिकारी तो हैं, लेकिन अगर कहीं वो 11 जो आरोपी है उनको अगर रिहाई मिल जाती तो ये एक बड़ा समाज में गलत मैसेज आता है। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी तिल्खी की और सीधा सा उनका ये कहना था कि ये नहीं, इस पे इन्हें सजा दी जाएगी और जो सजा थी वो बरकरार रखी जाएगी, यानी कि उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है और वो बरकरार रखी जाएगी। जो दोषी बाहर आने की बात हो रही थी उन्हें पुनः जेल भेजने की बात कही गई है। जी जी अजय, अब दोषियों को कब तक जेल में भेजा जाएगा? ये दिन और तारीख कब तक की निर्धारित की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी, अभी ये तो तय नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर है कि जो आदेश थे रिहाई के वो रद्द कर दिए गए थे। उससे उनके वकील का भी ये कहना था कि अब वो अपने किए पे पछता रहे हैं, इसलिए उनका इस आधार पर रिहाई दी जाए। ये डिपेंड करता है कि वहाँ के डीएम जो है तो डीएम को आधारित माना जाएगा, डीएम के पास लेटर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की कॉपी जाएगी, उसके बाद उस आधार पर वो उन्हें रिहाई की बात कहेंगे। लेकिन रिहाई की बात तो यहाँ है ही नहीं, वो सीधे उनको सजा देने की बात की जा रही है, तो पुनः उन्हें जेल भेजने की तैयारी हो गई है और उन सभी को एक नोटिस भेज दिया गया होगा कि जिसके भी पे उन्हें पुनः जेल जाना पड़ेगा। जी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अजय बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता एक एक कर विपक्षी दलों से सीट बंटवारे को लेकर बात कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह का माहौल है उससे एक बात तो साफ है कि विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं होने वाला। इसी कड़ी में मुकुल वासनिक के घर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक में अशोक गहलोत, अरविंद लवली बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद मुकुल वासनिक ने कहा कि अच्छे माहौल में सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर ये बड़ी बैठक हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता आमिर रिजवी जुड़ चुके हैं। आमिर, जानना चाहेंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर जो आज बैठक हुई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, इसमें क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? जी देखिए, कांग्रेस की अलग अलग दलों के साथ सभी बैठक हो रही है कि उनको कितनी सीटें दी जाएं, उसी को लेकर आज आप पार्टी के नेताओं के साथ जो है कांग्रेस की बैठक हुई है। इसमें हालांकि अभी कुछ स्पष्ट तो नहीं किया गया है कितनी, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं और आपके नेता हैं, इन लोगों का कहना है कि दोनों पार्टियों के बीच में अच्छी चर्चा हुई है। अभी इस पे और आगे भी चर्चा होगी, तब कोई इस पे निष्कर्ष निकलेगा कि कितनी सीटें देना है। जाहिर सी बात है कि हर पार्टी ज्यादा सीटें लेना चाहती है, वो चाहती है ज्यादा से ज्यादा सीटों पे वो चुनाव लड़े, तो अभी इसको लेकर और अभी चर्चा होती रहेगी। जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि कांग्रेस कई दिनों से सीट शेयरिंग की बात कर रही है और विपक्षी दल भी चाह रहे हैं, जो गठबंधन दलों से मिलकर बना हुआ है, कई दल चाह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर अब कांग्रेस क्लियर बात करे। तो उस पर क्या कुछ है कि कांग्रेस इतने दिन क्यों लगा रही है? ये देखिए, ये एक जो है ये सच बात ये है कि ये आसान प्रक्रिया नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर बात करना, उस जहाँ का जो प्रत्याशी होता है, अलग अलग लोकसभा की जो सीटें हैं, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं, वहाँ पे क्या माहौल है, कौन सी पार्टी को फायदा हो सकता है, तो ये सब तमाम बिंदु हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, उनको लेकर चर्चा की जाती है। तो जाहिर सी बात है इसमें टाइम लगता है। हालांकि सभी पार्टियां चाह रही है कि जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग पे लेकर जो भी
फैसला होना है हो जाए, जो भी तय होना है हो जाए, ताकि वो अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकें और काम कर सकें। और इसी को लेकर लगातार बैठकें भी चल रही हैं। जी, जैसे कि लोकसभा 2024 की तैयारी में सभी दल जुटे हुए हैं, लेकिन अब इस बीच जो गठबंधन है INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो मुद्दा है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सभी दल चाह रहे हैं कि अब सीट शेयरिंग की बात क्लियर हो जाए। आम आदमी पार्टी के बाद अब अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी की भी यही डिमांड है कि सीट शेयरिंग को लेकर बात हो। तो कांग्रेस का क्या एजेंडा होने वाला है लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर? जी देखिए, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में इसको लेके पहले ही बयान दे चुके हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि जो सीट शेयरिंग वाला जो मामला है वो जल्द से जल्द तय कर दिया जाए, ताकि वो अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार सके, या जो उनके प्रचार है या उनका जो अभियान है उसको शुरू किया जा सके। और लगभग कांग्रेस भी जो है इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है, अलग अलग पार्टियों के साथ बैठक कर रही है, लगातार अलग अलग नेताओं से मिल रही है। तो इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। हालांकि ये आसान प्रक्रिया नहीं है, लेकिन केंद्रीय दल जो वो चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, ताकि वो जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों को लेकर मैदान में उतर सकें, वहाँ के मुद्दों पे काम कर सकें, जनता के बीच में जा सके। वो जल्द से जल्द चाहते हैं ये सब हो। जी, लेकिन आमिर ये बात भी तो सही है ना, दल जो डिमांड कर रहे हैं कि ये जो सीट शेयरिंग को लेकर डिमांड की जा रही है लगातार, ये भी तो ठीक है ना कि अगर सीट शेयरिंग पता चल जाए कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा तो आसानी होगी तैयारी करने में। लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार देरी क्यों कर रही है? जी देखिए, देरी की वजह आप यूं भी कह सकते हैं, क्योंकि हर दल चाहता है, जैसे कांग्रेस की जो उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा निकल रही थी, तो जो यात्रा निकली है उससे ये पता चला है कि जो है कांग्रेस का क्या जनाधार है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की यात्रा अभी हाल ही में समाप्त हुई लखनऊ में, तो इससे उनको ये पता चलता है कि हमारा क्या जनाधार है। तो ये इस तरह से यात्राएं और अलग अलग तरीकों से पार्टियां अपना जनाधार पता करती हैं कि उनका क्या जनाधार है, ताकि वो उतनी सीटों के जो है मतलब दावा कर सके कि वो कितनी सीटें वो चाहते हैं। कांग्रेस भी चाहती है उत्तर प्रदेश में कि हम ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी भी चाहती है, BSP भी चाहती है, अगर वो गठबंधन में आती है तो वो भी चाहेगी कि ज्यादा है। तो इसको लेकर ये प्रक्रिया लंबी हो जाती है। इसलिए ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आमिर बहुत बहुत धन्यवाद। बीते कुछ दिनों से यूपी के कई सियासी दल BSP पर जुबानी हमले कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस मायावती को इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ने के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। अब डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी इसी कड़ी में आके जुड़ गए हैं। बीजेपी छोड़ना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी बयान दिया। आपको बता दें कि नेता शिवपाल यादव भी आपस में इस मुद्दे पर भिड़ गए हैं। दोनों में सोशल मीडिया की जंग शुरू हो गई है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे पर रविवार को प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस से बुआ हाथ ना मिला लें, कहीं इसीलिए तो बबुआ परेशान नहीं है। इस पर शिवपाल यादव ने मोर्चा संभाला और उन्होंने पलटवार करते हुए लिखा, सरकार आपकी स्वयं के संगठन और सरकार में तो चल नहीं रही है, इसलिए संगठन और सरकार के दायित्व से इतर नजर बहुत पैनी रखे रहें। कहीं भाजपाई दंगल में बाहर कर दिए जाने की वजह से दल और दिल बदलने का इरादा तो नहीं है। जैसा कि देखा सकता है कि लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सभी दल एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में लगातार विपक्षी दलों में मतभेद भी हो रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर जुबानी जंग भी चल रही है। वहीं शिवपाल सिंह यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच भी जंग छिड़ गई है। आपको बता दें कि बीजेपी छोड़ना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य, ऐसे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब सियासत तेजी से गरमा रही है। शिवपाल सिंह यादव ने भी बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी छोड़ना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य, इस तरह के भी बयान सामने आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजेश यादव जुड़ चुके हैं। तो राजेश, हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो नीतियां चल रही है, मतभेद चल रहे हैं आपस में विपक्षी दलों में, क्या इसका क्या रणनीति है? आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर भी क्या कोई राजनीति चल रही है विपक्षी दलों में?
किया है समाजवादी पार्टी की, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी देखने में आया कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की नजदीकियां बढ़ रही थी, तो उसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने साफ साफ बोला है कि बुआ की नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ रही हैं, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। तो उसी को लेकर एक तंज कसा है अखिलेश यादव के ऊपर, तो जिसको लेकर शिवपाल यादव ने मोर्चा संभालते हुए बोला है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो संगठन में काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सरकार जो है उनको इस दंगल से बाहर करना चाह रही है। जी स्वप्निल जी, सबसे बड़ी बात यही है। जी, अगर देखा जाए तो पहले अखिलेश यादव और मायावती में ये तकरार देखने को मिली, अब शिवपाल यादव और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों लोगों के बीच में लगातार तकरारें देखने को मिल रही हैं। तो क्या ये समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच ये आपसी मतभेद है या फिर कोई राजनीतिक एजेंडा होने वाला है? देखिए स्वप्निल जी, जाहिर सी बात है कि सपा और बसपा में मतभेद तो है ही है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो है बसपा को अपने पाले में लाना चाहती है, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य लगातार जो है बयान देते आ रहे हैं और उसी को लेकर शिवपाल यादव और केशव प्रसाद मौर्य में एक दूसरे पर छींटाकशी होती आ रही है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें कि ये इन नेताओं का चोली दामन का साथ होता है, एक दूसरे पे छींटाकशी करना और एक दूसरे पर तंज कसना, ये इनका काम ही होता है, चाहे किसी भी पार्टी को हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो। जी, जैसे कि राजेश देखा गया है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं विपक्षी दल एक दूसरे पर तंज कसने लगते हैं, लेकिन सियासत जो है अगर विपक्षी दल तंज ही कसते हैं तो सवाल उठता है कि आखिर फिर बसपा और सपा के बीच गठबंधन क्यों हुआ था? दोनों एक गठबंधन बना के चुनाव क्यों लड़ा गया था? अगर आपसी मतभेद इतना ज्यादा है तो इसके पीछे क्या राजनीति है? तो फिर देखिए, सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ था उस समय बुआ और बबुआ दोनों सारी पार्टियां इनको बुआ और बबुआ का नाम दी थी, तो उसी नाम से बुलाए जाते थे, तो उनके बीच में संबंध था। अब उसके बाद जब संबंध टूट गया तो अब दोनों एक दूसरे पर पलटवार करते नजर आते हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जब कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, जब नजदीक चुनाव आता है तो पार्टियां एक दूसरी पार्टियों में से जो भी नेता होते हैं वो इधर उधर अपना पाला बदलते रहते हैं। तो देखने में यही आ रहा है, शिवपाल यादव यही आरोप लगा रहे हैं कि आने वाले समय लोकसभा के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अपना पाला बदल सकते हैं। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें